हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ साइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए यूनिट 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर आपने यूनिट 1 नहीं किया है तो उसका लिंक मैं नीचे लगा देता हूँ, पहले उसे देख लो। ये मैं अपने नोट से करवाऊंगा जैसे मैंने यूनिट 1 किया था। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ नोट्स मैं जैसे ही ये वीडियो अपलोड करूँगा उसके बाद उसे डाल दूँगा। स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में मेनली 3 चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ जो है वो है कंसीडरेशन। देखो, मैंने कंसीडरेशन तुम्हें बताया था यूनिट 1 में भी कि कंसीडरेशन मतलब सिंपल है, अगर समझो तो समथिंग इन रिटर्न, यानी दोनों को कोई कुछ मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कंसीडरेशन बोलते हैं। सपोज करो मैंने बोला कि मैं ये गुड्स तुम्हें बेचना चाहता हूँ 500 में, तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने तुम्हें गुड्स दिया, बदले में तुमने मेरे को 500 रुपीज़ दिया, तो यही कंसीडरेशन हुआ, समथिंग इन रिटर्न, यानी दोनों को कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में। इन सिंपल यही हुआ। तो अब कंसीडरेशन हुआ क्या? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। देखो, इसका डिफिनेशन थोड़ा ट्रिकी है, समझना अच्छे से। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन हुआ? मैंने ऑफर दिया, तुमने उसे एक्सेप्ट किया, तो मैं ऑफरर हुआ, तुम ऑफरी हुआ। जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, मैंने बताया था वो बन जाता है प्रॉमिस, तो तुम बन जाओगे प्रॉमिसी, मैं बन जाऊंगा प्रोमिसर। तो प्रोमिसर यानी मेरे डिजायर पे, मेरे चाहने पर तुमने कुछ किया या कुछ नहीं किया, या कुछ करने वाले थे, करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ। इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों इंक्लूड है। सपोज करो कि मान लो, एग्जाम्पल लेके चलो, छोटा भीम और राजू के बीच में फाइट हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? फाइट हो गया, ठीक है। और इसका विटनेस कौन है? इसका विटनेस है ढोलू, इसका विटनेस है ढोलू, ठीक है। इन दोनों के बीच में फाइट हुआ और इनका विटनेस है ढोलू। फिर ये जो है राजू ढोलू को बोला कि क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगे भीम के अगेंस्ट में? ढोलू ने बोला हाँ मैं दूंगा, और ये जो है बोलकर राजू कोर्ट चला गया। तो ये जो है छोटा भीम, इसने ऑफर दिया ढोलू को। ढोलू को क्या ऑफर दिया कि भाई देख, तू कोर्ट में मत आना, मैं बदले में तेरे को 1 लाख रुपीज़ दूंगा। तो यहाँ ऑफर दिया ढोलू को कि वो कोर्ट नहीं आए। तो ये अभी क्या है? इन फ्यूचर में है, यानी अगर ढोलू कोर्ट नहीं जाता है तो छोटा भीम को 1 लाख रुपए देना होगा। एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, यानी छोटा भीम के प्रोमिसर हो गया, तो छोटा भीम के डिज़ायर पे ढोलू दूसरे दिन कोर्ट नहीं जाता है, यानी प्रोमिसर के डिज़ायर पे, छोटा भीम के डिज़ायर पे ढोलू दूसरे दिन कोर्ट नहीं जाता है, यानी कुछ नहीं करता है जो कि प्रोमिसर ने बोला था। तो ये हो गया कंसीडरेशन। आप बदले में छोटा भीम इसको 1 लाख रुपया दे देगा। यही सिंपल बात बोलता है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमिसी, यानी प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन कुछ करता है, कुछ किया या नहीं किया, या कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ करने वाला है और या नहीं करने वाला है, तो ये जो एक्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं कंसीडरेशन फॉर प्रॉमिस। थोड़ा ट्रिकी है, मैं मानता हूँ उसको, इसलिए डिफिनेशन मैंने लिखा है, उसको याद करोगे, अपने से हिंदी में इंटरप्रिटेट करोगे, समझ जाओगे। मैंने अच्छा सा एग्जाम्पल दिया ढोलू और भीम वाला। लीगल रूल्स क्या है? डिफिनेशन वाली सब बातें यहाँ लिखी हुई है। देखो, कंसीडरेशन मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के चाहने पर कंसीडरेशन मूव होगा। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। कंसीडरेशन जो है प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे भी कोई कर सकता है, बस प्रोमिसर का डिज़ायर होना चाहिए। कंसीडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी, यानी कर दिया है या करने वाला है, ठीक है। उसके बाद नीड नॉट टू बी एडुकेट, जरूरी नहीं है कंसीडरेशन एडुकेट ही हो। सपोज़ करो मैं अपना सपोज़ करो मेरे पास जो लैंड है वो मैं किसी छोटा भीम को 1 रुपये में बेचना चाहता हूँ, और उसको बदले में उसने मेरे को 1 रुपया दिया, तो क्या 1 रुपये लैंड की वैल्यू है? नहीं है, 1 रुपये लैंड की वैल्यू नहीं है। बट क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? हाँ भाई, वैलिड कंसीडरेशन है, क्योंकि एडुकेट होना जरूरी नहीं है, दोनों को कुछ ना कुछ मिला है। 1 रुपये मेरे को मिला, मैंने उसे लैंड दिया। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ये हमने ऊपर ही देखा डिफिनेशन में।
कंसिडरेशन कैन नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क वन इज लीगली बाउंड टू डू। यानी इन सिंपल, किसी का अगर वो लीगली काम है वो चीज़ करना, तो उसके लिए वो पैसा नहीं मांग सकता। यानी एग्जाम्पल, पुलिस का काम है हमें प्रोटेक्शन देना, तो प्रोटेक्शन के बदले में वो हमसे पैसा नहीं मांग सकता है कि भाई देख मैं तेरा प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, मेरे को इतना रुपया दे दे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम है लीगली कि वो हमें प्रोटेक्शन दे। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कुछ रियल होना चाहिए। इल्यूजनरी यानी अपना इमेजिनेशन से कोई कंसिडरेशन लेकर तुम्हें नहीं बनाना है। कंसिडरेशन शुड नॉट बी इमोरल, कोई भी ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट के ही अगेंस्ट में है, यानी पूरे समाज के ही अगेंस्ट में है। ऐसा कंसिडरेशन कभी भी वैलिड नहीं होगा। कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी मॉनेटरी ओनली, अब कंसिडरेशन जरूरी नहीं है मॉनेटरी हो। तुमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखा होगा कि इतने मार्क्स लाओगे 95% को 80% स्कॉलरशिप फ्री, तो स्कॉलरशिप में तुम्हें जो फ़ी है उसका 80% माफ़ कर दिया जाता है, 20% सिर्फ देना पड़ता है। तो क्या यहाँ कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म में है? तुम्हें पैसा दिया गया? नहीं, पैसा नहीं दिया गया तुम्हारा जो पैसा तुमको देना था उसमें रिड्यूस कर दिया गया। तो क्या ये कंसिडरेशन है? हाँ है। कंसिडरेशन का ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही देना हो, मॉनेटरी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आता है पहला पार्ट कंसिडरेशन का ख़त्म। दूसरा प्रीविटी। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भेज सकते हो। इंस्टा पे अगर बात करना है तो इंस्टा आईडी भी मैं बता देता हूँ, ये मेरी इंस्टा आईडी है, तुम यहाँ भी पूछ सकते हो, X/X। तो तुम कहीं भी पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है यूनिट 2 में नहीं समझ में आया तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तुम्हें पर्सनली भी भेज दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सिंपल बोलता है मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या कोई तीसरा आदमी पैसा पे कर सकता है? इन सिंपल ऐसा समझो। सपोज करो मैंने एक बैच लॉन्च किया, मेरा कोई बैच नहीं है, मैं बस एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मैंने एक बैच लॉन्च किया 200 रुपीज़ में, CA फाउंडेशन मई 2025 फुल सिलेबस, ठीक है। तो मैंने ये बैच लॉन्च किया, तो तुमने इस बैच को परचेस किया, तो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हुआ है। तुमने परचेस किया, मैंने तुम्हें क्लास प्रोवाइड किया, तुमने क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? मेरे और तुम्हारे बीच में हुआ है। लेकिन ये जो 200 रुपीज़ का पेमेंट हुआ, ये तुम्हारे पेरेंट्स या मम्मी पापा ने किया मेरे को। तो यहाँ पर कंसिडरेशन कोई तीसरा आदमी दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हुआ है, कंसिडरेशन कोई तीसरा आदमी दे रहा है। तो क्या ये हो सकता है? तो लॉ ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ए पर्सन कैन बी ए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, यानी हम दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट में कोई तीसरा, यानी तुम्हारे पेरेंट्स क्या पेमेंट कर सकते हैं, कंसिडरेशन दे सकते हैं? द आंसर इज यस, दे सकते हैं। स्ट्रेंजर हो सकता है कंसिडरेशन में, बट स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन स्ट्रेंजर जो है हम दोनों में से किसी पे केस नहीं कर सकता। यानी कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर के पास पावर, स्ट्रेंजर के पास राइट दिया गया है कि वो कंसिडरेशन तो दे सकता है किसी तीसरे पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में, बट वो हम दोनों पे केस नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा मेरे या तुम पे केस नहीं कर सकते, भले ही वो पैसा दे सकते 200 रुपीज़ हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, लेकिन वो केस नहीं कर सकते। ये बोलता है लॉ ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में ये बताया जाएगा कि कहाँ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे थर्ड पार्टी केस कर सकता है पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सबसे पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट। सपोज करो तुम्हारे नाम पर तुम्हारे बड़े भाई ने ट्रस्ट खोला, ठीक है, तुम्हारे नाम पे, और उस पर कुछ पैसा तुम जमा किया, तुम उस ट्रस्ट के क्या हो? बेनिफिशियरी हो। तो अगर तुम्हें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं मिलेगा, क्या तुम केस कर सकते हो जिसने ट्रस्ट खुलवाया? हाँ भाई, क्यों नहीं करोगे? तुम बेनिफिशियरी हो, तुमको वो पैसा मिलना था, लेकिन अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम उस पर केस करोगे। सिंपल सा लॉजिक है, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। दूसरा, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। मान लो फैमिली के बीच में कोई सेटलमेंट हो रहा है, अगर उसको हम राइटिंग में करेंगे वो सेटलमेंट, तो भैया सारे लोगों को जो है ये फॉलो करना पड़ेगा, सारे मेंबर को। अगर कोई मेंबर नहीं भी करेगा, भले ही वो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, क्या उस पर केस हो जाएगा या वो केस कर सकता है? हाँ, कर सकता है।
इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अब ये समझना अच्छे से, सपोज करो तुम्हारा नहीं, चलो छोटा भीम वाला एग्जांपल वापस लाते हैं। आई होप कि तुम्हें दिख रहा हो। चलो यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो दूसरी जगह बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये छोटा भीम है, छोटा भीम, इसकी शादी हुई है सपोज करो चुटकी से। इसकी शादी किससे हुई है? चुटकी से। छोटा भीम की शादी हुई चुटकी से। अब चुटकी की जो मम्मी है, मम्मी माँ, वो छोटा भीम के पास जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट की। छोटा भीम को बोली कि देख, मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं इसके बदले में तुम्हें 25,000 पर मंथ दूंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में? छोटा भीम और चुटकी की मम्मी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि चुटकी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बदले में मैं तेरे को 25,000 रुपये पर मंथ दूंगी। तो ये हो गया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी, चुटकी की मम्मी और छोटा भीम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, किसके बेनिफिट के लिए? चुटकी के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर अगर चुटकी को वो बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी छोटा भीम अगर उसको अच्छे से नहीं रखता है, उसको दिक्कत देता है, तो क्या चुटकी केस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है छोटा भीम पे? बिल्कुल कर सकती है। क्या चुटकी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी? नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट तो छोटा भीम और चुटकी की मम्मी के बीच में हुआ, लेकिन चुटकी क्या केस कर सकती है छोटा भीम पे कि ये मेरे को अच्छे से नहीं रखता, कॉन्ट्रैक्ट वापस करो, पैसा वापस दो? हाँ, वो कर सकती है। यही बोलता है इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। फिर इन केस ऑफ असाइनमेंट, ये एकदम उसी के जैसा सेम है। मान लो कोई बेनिफिट किसी को असाइन किया गया, यानी किसी को दिया गया, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो मेरे को बेनिफिट रिसीव होना था वो मैंने किसी और को दे दिया कि देख मेरा बेनिफिट तू ले। तो उस सिचुएशन में अगर उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या वो तुम पे केस कर सकता है? आराम से केस कर सकता है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो फिर केस नहीं होगा। पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो केस नहीं होगा। फिफ्थ, इन केस ऑफ कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। यानी कभी कभी सरकार क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो सरकार क्या करते हैं, लैंड पे कंडीशन लगा देते हैं कि भाई लैंड का ऑनर कोई भी हो, में हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, इतने से लैंड में सिर्फ खेती होगी, इतने से लैंड में सिर्फ 2 फ्लोर की बिल्डिंग ही बनेगी। ऐसा कंडीशन सरकार लगा सकता है लैंड में। तो अगर कोई कंडीशन लगाया गया है लैंड में तो और उसके बाद उस लैंड को किसी थर्ड पार्टी को बेचा गया, फिर मतलब सेल होते गया, तो जो भी ऑनर होगा वो उसको भी ये बात फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो डायरेक्ट केस हो सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टिसिपेट हो या ना हो। यानी सपोज करो मेरा एक लैंड था, उस पर सरकार ने एक क्या बोलते हैं कंडीशन लगाया कि मैं उस लैंड पे 2 फ्लोर से ज़्यादा की ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकता हूँ। मैंने ये लैंड तुम्हें बेच दिया, तो क्या हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या सरकार तुम पे केस कर सकता है अगर तुमने 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी? हाँ भाई, केस कर सकता है, क्योंकि उसने कंडीशन लगाया था। सक्सेसर को वो कंडीशन फॉलो करना होगा, चाहे मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, वेदर और नॉट ड्यूली डिस्कस। ठीक है। फिर आता है 6, इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। ये तो भाई इतनी बार है ना। इन सिंपल समझो, मैंने अपना एजेंट अपने कंडक्ट से एजेंट बनाया किसी को। सपोज करो मेरा कोई दोस्त है, वो मैंने अपने कंडक्ट से ऐसे दिखाया कि वो मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। तो अब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर लिया, ठीक है, तो क्या जिससे वो इंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में, वो आदमी मेरे पे केस कर सकता है अगर मेरा दोस्त कुछ गड़बड़ी करेगा? हाँ भाई, कर सकता है, क्योंकि मैंने अपने कंडक्ट से दिखाया है कि वो मेरा एजेंट है। कॉन्ट्रैक्ट इंटर बाय एजेंट, देखो इस दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। पहले ये समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट इंटर बाय एजेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरा एजेंट इंटर कर रहा है मेरे बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो क्या मैं उस एजेंट ने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया, क्या उस पर मैं केस कर सकता हूँ एज अ प्रिंसिपल? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, क्योंकि एजेंट तो मेरे लिए काम कर रहा था। तो थर्ड पार्टी पे मैं केस करूँगा? हाँ बिल्कुल करूँगा। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, थर्ड पार्टी तुम पे केस कर रहा है क्योंकि तुमने अपने कंडक्ट से दिखाया कि ये मेरा एजेंट है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इंटर बाय एजेंट में क्या होता है, मेरा एजेंट
है और उसने इंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं भी उस पर केस कर सकता हूँ। वो तो कर ही सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। बस लास्ट जो इसमें है बात वो है सेक्शन 25 वाला बात। सबसे पहला जनरल रूल ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना कंपलसरी है। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये नॉर्मल रूल है, जनरल रूल। लेकिन सेक्शन 25 बोलता है कुछ एक्सेप्शंस, जहां बताया जाता है कि कंसीडरेशन नहीं भी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वो एक्सेप्शन सबसे पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मान लो मेरे और मेरे वाइफ के बीच में, यानी नेहा शर्मा के बीच में, नेहा ने मेरे को ज़मीन दिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मेरे को ज़मीन दे दिया, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? हाँ, वो वैलिड होगा अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी नेचुरल लव अफेक्शन होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फादर सन, मदर सन या डाउटर, ऐसा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहाँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या मेरे और नेहा के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? हाँ है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। पार्टी मस्ट बी इन क्लोज रिलेशन, हाँ हम लोग क्लोज रिलेशन में हैं क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। अगर हम वो लिख कर राइटिंग में दे दे कि हाँ मैं आयुष को ये ज़मीन देना चाहती हूँ, 1 भी रुपया नहीं लेना चाहती हूँ, तो क्या ये वैलिड होगा? हाँ ये वैलिड होगा, बस उसको रजिस्टर करवा लेंगे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? कंसिडरेशन नहीं भी है, उसने मेरे को लैंड दिया, मैंने बदले में कुछ नहीं दिया, ये कंसिडरेशन नहीं है कंप्लीट, लेकिन तब भी ये वैलिड होगा। फिर 25 का सबसेक्शन 2 बोलता है कंपनसेशन फॉर पोस्ट वॉलंटरी सर्विस। सपोज करो तुम्हारे लिए किसी ने किया है पास्ट में, बहुत तुम्हारी मदद की है, ठीक है, पैसे कुछ भी मदद की है, अपने मन से मदद की है, तुमने नहीं बोला था मदद करने, उसने अपने मन से मदद की है। तो उस सिचुएशन में जब तुम सीए बन जाओगे तो तुम चाहोगे कि नहीं भाई उसने मेरे को इतना मदद किया बिना कहे, तो मैं उसको कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ अपने मन से। तो क्या तुम करोगे? तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? हाँ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और पार्ट टू अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी डन वॉलंटरी समथिंग फॉर द प्रोमिसर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि तुमने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि भाई तूने मेरे लिए इतना किया, मैं तुमको पैसा दूंगा, ठीक है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया भाई। भले ही बदले में वो कुछ नहीं दे रहा है, तुमने पास्ट उसके पास्ट परफॉर्मेंस के लिए जो उसने तुम्हारे लिए किया था बिना बोले अपने मन से, तो उसके लिए अगर तुमने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। 4 कंडीशन है। पहला, सर्विस मस्ट बी रेंडर वॉलंटरी, उसने सर्विस दिया अपने मन से। दूसरा, सर्विस मस्ट बी यूज्ड बाय प्रॉमिसर, जो सर्विस दिया वो मैंने यूज़ किया है। प्रॉमिसर वाज इन एग्जिस्टेंस, मैं जिंदा हूँ भाई, जिंदा हूँ तब तो प्रॉमिस कर रहा हूँ। एंड लास्ट, प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट, और मैंने इंटेंशन दिखाया है कि भाई मेरे लिए जिसने किया है मैं उसे पैसा दूंगा, मैं उसे कंपनसेट करूंगा। 25 सबसेक्शन 3 ये बोलता है प्रॉमिस टू पे टाइम बैरेड डेप्ट। मान लो कोई डेप्ट है, उसका पेमेंट करने का 3 साल का था, 3 साल में मैंने पेमेंट नहीं किया, वो बैरेड हो गया लिमिटेशन एक्ट के द्वारा, यानी कि अब उस पर पेमेंट नहीं मिल सकता है। लेकिन मेरा दिल था दयावान, मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया राइटिंग में और बोला कि मैं बैरेड ऐप जो कि अब रिकवेबल नहीं है उसे भी पे कर दूंगा। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? भले ही इसमें कंसिडरेशन नहीं है, हाँ ये वैलिड होगा। 4th, एजेंसी। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। इस पे तो भाई पूरा यूनिट 3 है। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। यूनिट 3 नहीं, यूनिट 9 लास्ट है। कंप्लीटेड गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट अगर दिया गया है लीगली तो उसको हम लोग वैलिड मानेंगे और वो भी इन्फोर्सिएबल है। 6, बेलमेंट। बेलमेंट क्या हुआ? मैं कहीं जा रहा था, मैंने बोला कि भाई जब तक मैं जा रहा हूँ ये जो पेन है इसका देखभाल तू कर, इसी को बेलमेंट बोलते हैं। अब बेलमेंट जो है ना वो कंसिडरेशन के बिना भी हो सकता है, यानी मैं बोला कि भाई इसका देखभाल कर लेगा, तुमने बोला हाँ देखभाल कर लूँगा, तो यहाँ हम दोनों के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या मैंने पैसा दिया तुम्हें? नहीं दिया, तो ये विदाउट कंसिडरेशन हुआ। अगर मैं पैसा दे देता तो विद कंसिडरेशन हुआ। तो बेलमेंट जो है यानी ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन
मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये भी वैलिड है, यानी कि मैंने ये पेन तुम्हें देखभाल करने के लिए दिया जब तक कि मैं बाहर जा रहा हूँ 5 दिन के लिए, तो 5 दिन तुम्हें इसे देखभाल करना है। अगर 5 दिन में ये टूट फूट जाता है तो क्या मैं तुमसे रिकवर करूँगा? हाँ करूँगा, भले ही कंसिडरेशन नहीं है बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो बेली को क्या करना पड़ता है? टेक केयर करना पड़ता है गुड्स, और कोई भी लॉस होता है तो बेलर वो रिकवर कर सकता है। लास्ट और तुम्हारा यूनिट 2 खत्म। चैरिटी, मान लो मैंने चैरिटी में जाकर प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तो क्या ये लीगली इन्फोर्सिएबल है? यानी क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और एक बार प्रॉमिस अगर मैंने चैरिटी में जाके कर दिया कि मैं 1 लाख रुपए तुम्हें दूंगा, तो अब चैरिटी वाला भाई केस करके मेरे से पैसा लेगा। बाद में मैं मना नहीं कर सकता प्रॉमिस करने के बाद कि मैं क्यों दूं। नहीं, एक बार प्रॉमिस कर दिया तो भैया घर में घुस के गला दबा कर तुमसे पैसा लेगा। और ये हो गया तुम्हारा यूनिट 2 कंप्लीट। कोई भी डाउट हो, इंस्टा है तुम्हारे पास, टेली है, कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज दूंगा अगर कहीं डाउट होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। यूनिट 3 जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए पढ़ते रहो, इसके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।